गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग एसएसटी में इतिहास में सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा आगे के जो प्रमुख हेडिंग है उसमें यहाँ सहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और आंदोलनों में तरह तरह के जो समाज लोग शामिल हुए, उनके अलग अलग विचारधाराएं, उनकी असहयोग आंदोलन के का अर्थ अलग अलग मायने में था। ये सारी बातों को पढ़ा गया मैंने बताया कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में है, वहाँ पे होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा सिविल डिसओबीडियंस, यानी गांधी जी ने कहा भी था कि जो भारत में सरकार चल रही है अंग्रेजों की, भारत के सहयोग से ही चल रही है। अगर हम लोग उसका सहयोग ना करें तो बहुत जल्दी ही सरकार गिर जाएगी। ये तो हो चुका, लेकिन अब सविनय अवज्ञा का मतलब ये था कि शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का विरोध करना। असहयोग में क्या था? साथ न देना, यानी सहयोग न देना। तो असहयोग आंदोलन अपने पीक पे पहुंचने से पहले, यानी अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचने से पहले ही बंद कर दिया गया या समाप्त हो गया। अब गांधी जी ने अपना दूसरा जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया कि शांतिपूर्व तरीके से अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उन कानूनों का विरोध करना शांतिपूर्वक तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंसात्मक नहीं। चलिए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 तक पूरे देश में फैल चुका था, लेकिन मैंने बताया कि अचानक चौरी चौरा स्थान पर भीड़ ने क्या कर लिया था? उग्र रूप धारण कर लिया था और 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके घेर के और आग लगा दी थाने में, जिससे 21 पुलिसकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस आंदोलन के हिंसक रूप को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को अब लगातार हो रहे संघर्षों से थक चुके थे। वे सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रांतीय परिषदों में रहते हुए हम लोग ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर उनके द्वारा जो चुनाव हो रहा है विधान परिषद प्रांतीय परिषदों का, अगर उसमें हम लोग चुने जाएंगे तो सरकार में शामिल होकर या परिषदों में शामिल होकर हम उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। कुछ हद तक इसमें उनकी भी विचारधारा सही थी और ये आवश्यक सुधारों का वकालत कर सकते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ जो सुधार हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है, उन सुधारों को मांग भी कर सकते हैं। साथ ही इन परिषदों के सदस्यों के रूप में वे इन परिषदों में ब्रिटिश सरकार को यह भी बता सकते हैं कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं हैं। मोतीलाल नेहरू, CRD दास ने परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला था। दूसरी ओर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है। तो ये थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता भी उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। कांग्रेस में होने वाली अंदरूनी बहस और असहमति के इस माहौल में ऐसे दो तत्व थे
जिन्होंने 20 के दशक के अंतिम वर्ष में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। इसमें पहला कारक था कि विश्वव्यापी क्या था, आर्थिक मंदी था। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। सन 1930 के उपरांत तो पूरी तरह से धाराशाही हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि की जो उत्पादों की मांग है वो गिर गई थी और कृषि से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनका निर्यात जो होता था वो भी गिर गया था या कम होने लगा था। 1930 के उपरांत तो पूरी तरह इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि किसानों को अपनी फसल बेचने और लगान को चुकाने का भी काम काफ़ी मुश्किल हो गया। सन 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भारी समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और अपने अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जो भारतीयों को समझ सके, भारतीय की समस्याओं को समझ सके, उसके लिए इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण ही इसका सबसे तगड़ा विरोध हुआ। जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो भारत के जो प्रदर्शनकारी थे या जो कांग्रेसवादी थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। इसके फलस्वरूप भारत में ही जैसे ये बम्बई के बंदरगाह पे उतरे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। इसके विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 के लिए डोमिनियन स्टेट का गोल मॉल सा ऐलान किया। इस बढ़ते आंदोलन को समाप्त करने के लिए डोमिन स्टेट का मतलब होता है कि अर्ध स्वतंत्रता, यानी जैसे इसमें भारत में त्रिस्तरीय शक्ति है, केंद्र, राज्य और जिला ग्राम स्तर पे जो है, तो जो राज्य स्तर की स्वतंत्रता होती वो आप लेते, नहीं राज्य के अंदर जो काम करना होता उसका सारा पावर आपको दे दिया जाता। लेकिन केंद्र का जो बाहर की शक्तियाँ हैं, किसी से समझौता करना, किसी के साथ संधि करना, किसी से लड़ाई करना, यानी डाक, रेलवे, ये सारी चीज़ें ये सब आपके अंतर्गत नहीं रहती। यानी केवल वही लॉलीपॉप दिखाने के लिए किया गया कि आप जो मौजूदा समय में जो गुस्सा था, जो क्रांति, जो एक विरोध था, उस विरोध को शांत करने के लिए एक सेफ्टी वाल, एक अब सुरक्षा कवच की जरूरत थी अंग्रेजों को, और वह सुरक्षा कवच के रूप में ही डोमिन स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है ना। और उन्होंने केवल इतना कहा कि जो भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन जो था लंदन में वो हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ध्यान रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते गांधी इरविन समझौते के अनुसार। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। ध्यान दीजिएगा। और गांधी जी को यहीं पे इसी गोलमेज सम्मेलन में वेस्टर्न चर्चिल ने अर्धनंग भिखारी कहा था। ठीक है ना। इस प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, युवा नेता, वो असंतुष्ट थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में का तेज तर्रार जो रेडिकल खेमा था वो आक्रामक रुख अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। यानी जो उदारवादी नेता थे वो डोमिन स्टेट के लिए तो सही मानते थे, वो मानते थे कि डोमिन स्टेट सही है। लेकिन जो तेज तर्रार नेता थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कतई नहीं मानने को तैयार थे कि भारत में डोमिन स्टेट की बात की जाए। फिर भी इस खेमे का अपना प्रभाव कम होता जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक ऐतिहासिक 44वां क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ? लाहौर के अधिवेशन में हुआ था
और 1929 को किया जाएगा। ठीक है ना। और यह निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसी दिन नागरिक संपूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। फिर भी इस और लोगों ने कम ही ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को प्रतिदिन के जीवन के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए गांधी जी को और कोई रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय आज्ञा आंदोलन। ठीक है। प्रत्येक गांधी जी ने, मैं मानता हूं गांधी जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। लोगों को जोड़ने का उनको एक बहुत अच्छा गुण प्राप्त था। उनको वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करते थे और उनको पता था कि क्योंकि जब इस समय गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तो उस समय जो नमक था, नमक बनाने का जो अधिकार था वो सरकार के पास था और नमक बनाने के लिए एक सरकार ने अलग से नमक विभाग बनाया था। और चूँकि नमक जो है वो सभी अमीर गरीब को, लोगों को जोड़ता है, इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया, जिससे लोगों को ये लगे कि ये ऐसा आंदोलन है जो हमारे लिए है, जो हमसे संबंधित है और शायद लोग अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ सके, अपने आप से इस आंदोलन को लगाव महसूस कर सके। इसीलिए गांधी जी ने ऐसा किया। प्रत्येक भारतीय भोजन शैली में नमक की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत थी, इसलिए गांधी जी ने अपना इसका प्रयोग एक प्रभावशाली प्रतीक रूप से देश को जुटाने के लिए किया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। एक बहाना चाहिए ना, विरोध करने के लिए एक बहाना चाहिए। अगर आप पहले बताएंगे नहीं तो क्या होगा, सरकार दंडात्मक कार्रवाई करेगी। जैसे आज भी है, रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए और विरोध करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सरकार को आपको जिले में एसपी से, डीएम से परमिशन लेना पड़ता है। उस समय भी तो एक प्रकार से गांधी जी ने इरविन से परमिशन लेने की बात कही और 11 मांगों का सूची उन्होंने दिया, जिसमें से कुछ मांगे तो बहुत सामान्य थी और जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से, किसानों और सामाजिक समूहों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें सभी उनके नमक अभियान में सम्मिलित हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर। उन्होंने कहा था नमक कर समाप्त किया जाए और नमक बनाने का सबको अधिकार मिले। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, पता ही है आपको। यह एक भोजन का अभिन्न अंग था। इसी बात पर ध्यान रखते हुए गांधी जी ने नमक पर कर लगाना और उससे उत्पादन पर सरकारी दावेदारी को सरकार सबसे ज्यादा दमनकारी नीति बताया था। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेट अथवा चेतावनी की तरह था। इस पत्र में गांधी जी ने जो लिखा था कि अगर ब्रिटिश शासन 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानती तो क्या है, कांग्रेस उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। क्या करेगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। इधर इरविन भी झुकने को तैयार नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपने जो चुने हुए 78 विश्वास वॉलंटियर या मित्र लोग थे या सहयोगी थे, उनको लेकर यात्रा शुरू की। और यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? यात्रा उनके जो गुजरात के जो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तट का जाकर समाप्त होनी थी। गांधी जी की टोली में 24 दिनों तक हर दिन 10 मील यात्रा तय करते थे। उन्होंने टारगेट बनाया था, एक प्लान था कि 74 लोग चलेंगे। कितने? 234 मील है। जो 234 मील में रोज हम लोग 10 मील चलेंगे और 10 मील में जहां भी शाम होगी उसी गांव में रुकेंगे। उन गांव को भी, गांव वाले को, आसपास के लोगों को भी इस आंदोलन के बारे में, नमक कानून के बारे में और ब्रिटिश के जो जनता विरोधी गतिविधियां या कानून है उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है ना। और गांधी जी जहां भी जाते थे वहां उन्होंने बताया क्या करते थे, शांतिपूर्वक तरीकों से लोगों को अंग्रेजों की आज्ञा मानने न मानने की बात बताते थे।
इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। नमक का कानून दांडी में उल्लंघन करने के ही साथ सबने आज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन की तुलना में यह आंदोलन इस दृष्टि से भिन्न था कि लोग इस बात के लिए आह्वान किया गया कि वे अंग्रेज सरकार के साथ सिर्फ सहयोग ही न करें बल्कि अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन भी करें। इस आंदोलन के समय हजारों लोगों ने नमक कानून का उल्लंघन किया, साथ ही साथ नमक बनाने वाले सरकारी कारखानों में जाकर प्रदर्शन भी किया। ठीक है। और इस आंदोलन की गति तेज होने के कारण विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए जाने लगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की तरह। और शराब की दुकानों पर पेट्रिंग के लिए धरना दिया गया। किसानों ने लगान और चौकीदारी चुंगी चुकाने से इनकार कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी, त्यागपत्र देने लगे। बहुत से जगहों में वनों में रहने वाले आदिवासी वनों का जो कानून था उनका भी उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित और संरक्षित वनों में घुसने लगे। इन घटनाओं से चिंतित जो औपनिवेशिक सरकार थी, कांग्रेसी नेताओं को क्या करने लगी, बंदी बनाने लगी। बहुत सी जगहों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को बंदी बनाया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों पुलिसियों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए। करीब 1 महीने बाद गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया था। तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने भी अंग्रेजी शासन का प्रतीकात्मक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवन, अदालतों, रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिए। मजदूरों द्वारा भयभीत सरकार ने निर्मम तरीके से इनका दमन करने का रास्ता अपनाया। इसके पश्चात सरकार द्वारा चलाई गई दमनकारी नीति के तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। महिलाएं और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर एक बार फिर से आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी सहमति दी थी भाग लेने के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने विरोध ही किया था। इसके बदले में ब्रिटेन सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी गोल सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे, परंतु वहां उनके साथ हुई जो मध्य वार्ता थी बीच में ही टूट गई और गांधी जी निराश होकर वापस भारत लौट आए। और यहाँ आकर गांधी जी ने देखा कि सरकार ने नए सिरे से यहाँ पे लोगों पर जो दमनकारी नीति थी वो शुरू कर दिया। गांधी जी को केवल आंदोलन वापस करने के लिए ही इन्होंने ये पैतरा अपनाया था और जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस कर लिया फिर से अंग्रेजों ने दमनकारी नीति चलाना शुरू कर दिया। इस समय अब्दुल गफ्फार खान, नेहरू दोनों जेल में बंद थे। कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसे आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह सब देखकर भारी आकांक्षाओं के मध्य गांधी जी ने फिर से सबने आंदोलन को आरंभ कर दिया। साल भर यह आंदोलन चलता रहा, परंतु सन 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति क्या धीमी पड़ने लगी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ये हम लोग का अगला टॉपिक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, इसको हम लोग अगले बार में पढ़ेंगे।